Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS. And today we are going to start with lecture number 6 of monetary policy. ओके, लास्ट के कुछ लेक्चर्स काफ़ी अच्छे रहे जिसमें हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स समझे अच्छे से और काफ़ी क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए एंड आई होप आपको अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि एक्चुअली वी कैन सॉल्व इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी जो हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, उनको हमने एक्चुअली डिवाइड किया था ट्रेडिशनल में एंड नॉन ट्रेडिशनल में। ठीक है, सो हम ट्रेडिशनल में क्वांटिटेटिव कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब CRR, SLR, OMO, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव टूल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स के बाद वी विल डिस्कस नॉन ट्रेडिशनल टूल्स और इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे फिर। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी प्लस मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है, और उसके बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद बैंकिंग। ठीक है, देन वी विल बिगिन विद बैंकिंग, जिसमें आई थिंक 10 to 15 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद कुछ खास टफ टॉपिक बचे नहीं हैं, बस एक टैक्सेशन थोड़ा बड़ा लग सकता है आपको और दूसरा हो सकता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे, तो बस ये हो सकता है थोड़ा सा टफ हो जाए या नॉट टफ बट एक्चुअली लेंदी हो जाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कुछ भी टफ नहीं है अगर आप चीज़ों को समझते हो, सिर्फ लेंदी होगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से एक टॉपिक नया करंट का है जिसको मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की जो रिकमेंडेशन थी वो उर्जित पटेल साहब ने दी थी। मैंने आपको बताया था उर्जित पटेल कमेटी के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोला था कि दैट मीन इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर द RBI। ठीक है, RBI के लिए आपको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, अब ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है और उन्होंने ऐसा क्यों बोला? देखो, प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी RBI को, मैंने बताया था कि अगर RBI को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो सबसे पहला जो टूल उसके पास आता है वो आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। तो ये कैसे काम करता है? मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में, ठीक है, अब RBI को जो एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मनी है वो RBI को खरीदना है, मतलब इकोनॉमी से निकालना है। तो RBI क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर सेल कर देती है। जब वो सेल करती है तो पैसा यहाँ पर चला जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ RBI के पास रहती है वो लिमिटेड रहती है। ठीक है, दीज आर लिमिटेड सिक्योरिटीज़। ठीक है, लिमिटेड सिक्योरिटीज़ रहती है, जिनकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि RBI पूरी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार एकदम से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और और भी काफ़ी, मतलब कह सकते हैं आपकी एक्सट्रीम सिचुएशन आ सकती है जब एकदम से इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली सिचुएशन में आ जाए। नॉट कोलैप्स बट एक्चुअली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि आप कह सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन हो जाए या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन हो जाए, तब RBI के पास सिक्योरिटीज रहती नहीं है। तो इसलिए उर्जित पटेल साहब ने बताया कि भाई ऐसी कंडीशन में हमारे पास कई बार हमने देख चुके हैं, तो आप इस टाइप की जो फैसिलिटी है उसको हमें अलाउ कर दीजिए। ठीक है, अब इस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है? देखो, इस फैसिलिटी के अंदर ये रहता है कि अगर RBI को जो एक्स्ट्रा कैश है वो मार्केट से सक आउट, दैट मीन सक इन करना हो अपने अंदर, ठीक है, RBI को अपने पास ये एक्स्ट्रा पैसा डालना हो, तो इसमें RBI विदाउट एनी कोलेट्रल, ठीक है, विदाउट एनी कोलेट्रल RBI क्या कर सकता है? बोल सकता है कि भैया पैसा हमें दे दो। एक्चुअल में ओपन मार्केट ऑपरेशन बिना कोलेट्रल के नहीं होता, मतलब बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के नहीं होता है, लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में इट कैन बी डन विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कोलेट्रल। लेकिन ये याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन में किया जाएगा, जैसे कि इसको अप्लाई किया गया था डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। आप सब जानते हैं डीमोनेटाइजेशन में बैंक के पास कैश कैश बहुत ज़्यादा आ गया था। अब सिंपल सी बात है, इतनी सिक्योरिटी तो थी नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो RBI ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को यूज़ किया, लेकिन उसके लिए RBI को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ी थी। ठीक है, कुछ ऑर्डिनेंस पास करने पड़े थे, बिकॉज इस ये टूल था RBI के पास नहीं था। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद, और जब उर्जित पटेल कमेटी ने पहले ही बोला था, बट फिर भी डीमोनेटाइजेशन के बाद अब फाइनली जो गवर्नमेंट है उसने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एज अ टूल RBI को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है? दैट मीन्स आपने देखा OMO में बैंक्स को इंटरेस्ट रेट मिला करता था। जी हाँ, यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट रेपो रेट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या इंटरेस्ट मिलता है? रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट मिलता है। याद रखना, क्या क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है? रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और नो कोलेट्रल, विदाउट एनी कोलेट्रल। ठीक है, विदाउट एनी कोलेट्रल, एंड रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट होता है, एंड इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग एक्सट्रीम सिचुएशंस,
और मैंने आपको बैकग्राउंड भी बताया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का। फाइन, नाउ लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। With reference to Indian economy, consider the following: bank rate, open market operation, public debt, public revenue. Which of the following is or are the component of monetary policy? And your time starts now. So you must be knowing the answer. The answer is 1 and 2. Okay, correct. अब ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको अब इतना पढ़ा दिया है कि अब आप क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी के और इन्फ्लेशन के और दोनों के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को आप बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन वॉच द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, बस एक चैप्टर और हो जाने दो बैंकिंग, उसके बाद फुल फ्लेजेडली देखना। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव टूल्स पे। मैंने क्वालिटेटिव टूल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे, वो टूल्स जिसमें क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, जिसमें क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं होती है, मतलब यहाँ पर नंबर्स का कोई खेल नहीं होता है। यहाँ पर जो आरबीआई है कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करती है दैट मीन्स विच आर नॉट चेंजिंग नंबर, मतलब नंबर उतना ही है, बट किसी तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन को, या दैट मीन्स अगर किसी को क्रेडिट पूरे तरीके से नहीं मिल रहा तो उसको अच्छे से यूज़ कर पाती है। ठीक है, इन्हीं को हम क्वालिटेटिव टूल्स बोलते हैं। ठीक है, देखो इनका मेन मकसद इन्फ्लेशन कंट्रोल करना नहीं होता है। ठीक है, इनका मेन मकसद होता है कि जो पुअर सेक्शन है, देखो जैसे कि बैंक्स की पता प्रवृत्ति क्या होती है, बैंक्स को ये लगता है कि अगर हम पुअर लोगों को लोन देंगे तो एक तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि गवर्नमेंट उनका पूरा लोन वेवर कर देगी। ठीक है, जिससे बैंक्स को बाद में पैसा मिलेगा। ठीक है, और बैंक्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। या फिर दूसरी सिचुएशन आती है कि जो गरीब लोग हैं वो लोग बैंक का लोन चुका नहीं पाएंगे, और जब लोग लोन वापस नहीं दे पाएंगे तो बैंक के पैसे डूब जाएंगे। इसलिए दे प्रेफर टू गिव टू द रिच पीपल ओनली। ठीक है, रिच पीपल या जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनको ही ये लोग अलाउ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अब क्वालिटेटिव टूल से आप देखना कि कैसे आरबीआई एक्चुअली मदद करेगी गरीब लोगों की, दैट मीन्स टू हैव द मनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का सिंपल मतलब ये होता है कि आप किसी सेक्टर को एक लिमिटेड अमाउंट पे ही लोन दे सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास 3-4 सेक्टर, मान लो एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर इसके बाद सर्विस सेक्टर हो गया। अब ऊपर से आरबीआई रैशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर फिक्स कर देती है कि भाई आप दैट मीन्स सर्विस को सिर्फ और सिर्फ 15% ऑफ ईयर लोन दोगे। मतलब आपके पास जितने भी पैसे हैं, अगर सपोज करो आप ₹100 लोन में देने वाले हो, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये आपके जाएंगे सर्विस में, और बाकी इन सब में अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको बोलते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है पीएसएल। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर भी एक खामी ये है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ अलाउड कि आप 18% जो है वो फार्मर्स को देंगे, मतलब एग्रीकल्चर में देंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है जो बैंक्स रहते हैं मैक्सिमम लोन रिच फार्मर को देते हैं। आरबीआई ने ये एक्सपेक्ट किया था कि भैया फार्मर लिखा है तो आप पुअर फार्मर को भी दोगे, पुअर एग्रीकल्चर फार्मर को भी दोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो लोग रिच फार्मर को दे देते हैं, और उनकी मेंटेलिटी सेम है ये वाली। ये देखो यहाँ पर नीचे बैंक्स बिकॉज वेवर हो जाता है, और दूसरा ये लोग डरते हैं कि भैया ये लोग कहीं पैसा रिटर्न ना करेंगे, मतलब रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी आरबीआई एक वो लगा देता है क्रेडिट कि भाई आपको ठीक है 18% देना है तो आप ठीक है 18% ही दो, लेकिन इसके अंदर भी हम एक लिमिट लगा देते हैं कि इसमें कुछ सेक्शन है। ठीक है, कुछ सेक्शन का जो लोन है हम उसको घटा रहे हैं, मतलब कि अगर फार्मर को देना है 18% आपको लोन, ठीक है 18% अगर आप फार्मर को लोन देना है, उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% ही दोगे बिग फार्मर को, बाकी जो बाकी बचा हुआ 10 से 12% है दैट यू विल गिव टू हुम, दैट यू विल गिव टू स्मॉल एंड मीडियम फार्मर। ठीक है, ये लिमिट के अंदर लिमिट, दिस इज कॉल्ड ए सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये था रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कि हमने फिक्स कर दिया कि भाई हमें 18% देना है फार्मर को, लेकिन फिर से यहाँ पर बैंक से प्रॉब्लम क्रिएट की तो आरबीआई ने बोला कोई बात नहीं, हम अपना एक और टूल यूज़ करेंगे जिसको हम बोलेंगे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसमें अब हम लिमिट के अंदर लिमिट डाल रहे हैं। ठीक है, अपने समझ में आया? ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट अब ये होता है कि देखो अगर किसी को भी लोन दिया जाता है ना तो उसके रिगार्डिंग कुछ रिस्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इफ़ यू इन्वेस्ट इन प्रोविडेंट फंड तो वहाँ पर रिस्क नहीं है, सिंपल सी बात है कि जितना आप पैसा लगाओगे, मान लो आपने 2 लाख रुपए लगाया, इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा बहुत कम रहेगा एंड यू विल गेट बैक योर मनी। बट अगर आप मार्केट में लगाते हो सो देयर इज़ रिस्क। ठीक है, देयर इज़ रिस्क। अगर आप मार्केट में आप 2 लाख रुपए लगाते हो तो सिंपल सी बात है आपको इसका 10 लाख भी मिल सकता है, और यू मे गेट 0 लाख अगर मार्केट डूब गया तो। ठीक है, तो इन द सेम वे हर किसी जितने भी दैट मीन्स लोन लेने वाले बंदे रहते हैं उनको अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डालो तो उनका रिस्क रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो सैलरीड पीपल रहते हैं, ठीक है, जिनकी सैलरी बैंक में आती है,
तो उनका तो फिक्स है कि बैंक यहाँ से काट लेगी पैसे, तो उनका रिस्क कम है। जब उनका रिस्क कम है तो उनको कम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, ठीक है, या उनको ज़्यादा परसेंट पे बैंक मनी देंगे। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आ जाते हैं बिजनेसमैन, ठीक है, जिनका फिक्स नहीं है कि भाई इस बार बहुत कमाई हो गई, इस बार कमाई नहीं हुई, तो उसके हिसाब से इनका जो रिस्क का इंटरेस्ट रहता है वो भी हाई रहता है, ठीक है, यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है। और ये जो पीछे था ये इसमें रिस्क कम था, ठीक है, मतलब सैलरीड पीपल में रिस्क कम था और बिजनेस पीपल में रिस्क ज़्यादा था। तो इसके हिसाब से आरबीआई बैंक्स को बोलती है कि भैया जब आप सैलरीड लोगों को लोन दोगे तो क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है प्रोविजन का, ठीक है, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग प्रोविजनिंग। ठीक है, जैसे कि अगर आपने किसी को भी लोन दिया और अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं थी, वैसे सिक्योरिटी के बिना लोन नहीं मिलता है, बट फिर भी कुछ क्रेडिट्स होते हैं, तो आपको जैसे मान लो कि आपने कोलेटरल नहीं लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनके बैक हैंड में आपको अपनी तरफ से कुछ पैसा जमा के रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपने विजय माल्या साहब को 100 रुपये का लोन दिया, वही मान लो कि कोई दूसरी तरफ सैलरीड एम्प्लॉयड है, मान लो तारक मेहता है, ठीक है, मान लो सरकारी नौकरी में काम करता है, उसको भी आपने 100 रुपये दिया, ठीक है, दोनों को आपने 100 रुपये का लोन दिया। लेकिन अब आरबीआई बैंक से बोल रहा है कि भाई आपको प्रोविजनिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि आपको आपने इसको जो लोन दिया उसका रिस्क है, ये पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए अब आपको पीछे 25 रुपये बचा के रखने पड़ेंगे, ठीक है। 25 रुपये क्यों? बिकॉज ये 100 रुपये है, ये तो जनता का है। अगर उनसे कभी मान लो कोई धोखेधड़ा के मांगने आ गया तो आपको पीछे कुछ पैसा रखना पड़ेगा ना, तो ये रखना पड़ेगा 25 रुपये। लेकिन सैलरीड में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर फिक्स है कि पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, दैट इज lending to a particular sector, when you lend to the particular sector or individual set aside certain percentage of money for safety, ठीक है, सेफ्टी के लिए आपको कुछ पैसा निकाल के रखना पड़ता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो आई थिंक आई एम क्लियर विद रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। पहले एक लिमिट तैयार कर दी 40% वाली पीएसएल के अंदर कि भैया आपको इसके अंदर इसको देना है, जिसमें से 18% थी किसके लिए, फार्मर के लिए। लेकिन फिर यहाँ पर बैंक थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो आरबीआई ने बोला कोई बात नहीं भैया, वी विल गो फॉर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, एंड इन दैट आरबीआई ने बोल दिया कि भैया आपको 18% में से 10 से 12% देना है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, तो उनको देना ही पड़ेगा। इस बार मार्जिन रिक्वायरमेंट जहाँ पर आपको सेट असाइड सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी फॉर सेफ्टी करना पड़ता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से बताया, ठीक है, तारक मेहता, विजय माल्या, सैलरी एंड एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड इट, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मॉरल सिचुएशन, ठीक है। मॉरल सिचुएशन मतलब क्या होता है? मॉरल सिचुएशन का मतलब होता है कि आरबीआई अपनी पावर को यूज़ करता है, ठीक है, आरबीआई गवर्नर अपनी पावर को यूज़ करते हैं और ट्राई करते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यूज़ करने वाली है वो पॉलिसीज़ यूज़ ना करे। अब एग्जांपल समझते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेने दो, ठीक है। जैसे कि ये जो टूल है मोस्ट ऑफ द टाइम रघुराम राजन के टाइम पे बहुत देखने को मिला था, ठीक है। रघुराम राजन आप सब जानते हैं, ही वॉज अ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूपीए, ठीक है, यूपीए एरा में ही वॉज अ आरबीआई गवर्नर, ठीक है। तो ये क्या किया करते थे कि जैसे मान लो कि कोई भी इलेक्शन आने वाला है, तो स्टेट गवर्नमेंट या कि हर पार्टी का ये काम होता है कि भैया बोल देंगे वी विल गिव यू फार्म वेवर, ठीक है, फार्म लोन वेवर विल प्रोवाइड यू। तो इस टाइम पे क्या होता है, जैसे ये लोग फार्म लोन वेवर प्रोवाइड करते हैं, तो अब सिंपल सी बात है कि आरबीआई मान लो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, फ्रॉम टेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट। लेकिन अगर आप फार्म लोन वेवर दे दोगे, तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, याद करो, लेक्चर नंबर आई थिंक 1 या 2 में बताया था, फार्म लोन वेवर से दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन डिटेल थ्रू द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो जो आरबीआई करना चाहता था वो आरबीआई नहीं कर पाएगा। तो आरबीआई क्या करेगा, मीडिया में आएगा, बोलेगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दैट मीन्स उनको समझाने की कोशिश करेगा कि दिस शुड नॉट बी द पॉलिसी ऑफ एनी पार्टी, नॉट पार्टी एक्चुअली बोलेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और बीच में कहीं पर मीडिया में जाएगा, वो सब स्टेटमेंट देगा, ठीक है। साथ ही उनके पास जाके उनको बताएगा कि आप ऐसा मत करो, इससे भले आप पावर में जाओगे लेकिन आप ये तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ जाएगा, फिर हम फ्यूचर में कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक। तो इस तरह से अपनी पोजीशन का यूज़ करते हैं, मतलब एक तरीके से मॉरली उनको दबा रहे हैं कि भैया आप अपनी जो पॉलिसी है इसको बदल दो, इसको बोलते हैं मॉरल सिचुएशन, ठीक है। मैक्सिमम रघुराम राजन, ओके। अब वी विल स्टडी अबाउट रेट्स एट विच आरबीआई लैंड्स, ठीक है। आपने काफ़ी रेट सुने होंगे, जैसे कि इस टाइम पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है न्यूज़ में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, या फिर आपने एमसीएलआर भी काफ़ी सुना होगा, ठीक है। तो ये सब रेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। रेट्स मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया था कि आरबीआई लैंड करती है, दैट नॉट आरबीआई एक्चुअली, जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, लैंड करते हैं लोगों को, ठीक है, आपको मुझे सबको लैंड करते हैं पैसे, ठीक है। तो कुछ इंटरेस्ट रेट रहता है, तो अपन तो उसे नॉर्मल भाषा में इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, लेकिन इसे बैंकिंग की भाषा में कुछ और रेट्स बोले जाते हैं, कि इसे बोलते हैं प्राइम लैंडिंग रेट, या फिर बेस रेट, या फिर एमसीएलआर बोलते हैं, या फिर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी रेट्स को समझने वाले हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेजेस को समझने वाले हैं। देखो जब शुरू में बैंकिंग सिस्टम चालू हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था कि प्राइम लैंडिंग रेट हुआ करता था, ठीक है। तो ये प्राइम लैंडिंग रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता था
जिसमें जो बैंक्स रहते थे, ठीक है, बैंक्स रहते थे अपने बेस्ट कस्टमर को, ठीक है, अपने बेस्ट कस्टमर को चीप रेट पे लोन दिया करते थे, चीप रेट पे लोन दिया करते थे। अब आप पूछोगे ये बेस्ट कस्टमर कौन होते हैं? बेस्ट कस्टमर वो जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री गुड हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं जाता हूँ बैंक के पास और मैंने बैंक से अप्रॉक्सीमेटली 7 बार लोन लिया है और हर बार टाइम होने से पहले ही मैंने पे कर दिया है, तो बैंक मुझे बोलेगा कि आई एम अ गुड कस्टमर। और जब मैं 8वीं बार जाऊँगा उसके पास लोन लेने तो बोलेगा भैया कि यू आर माई गुड कस्टमर, दैट्स वाई मैं बाकी सबको 8% पे लोन दे रहा हूँ लेकिन मैं आपको 6% पे दूंगा। सो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी टेकिंग द लोन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, मतलब सबके लिए रेट डिफरेंट डिफरेंट रहते थे। ओके, अब दूसरी बात क्या हुई, आप यहाँ पर देखो। दूसरी बात ये हुई कि अगर आरबीआई दैट मीन्स बैंक जो हैं बाकी सबको 8% पे दे रहे हैं, आप उनके गुड कस्टमर हैं इसलिए वो आपको 6% पे दे रहे हैं, मतलब 2% का लॉस हो रहा है ना। ठीक है, 2% का लॉस यहाँ पर बैंक्स को हो रहा है। तो ये लोग क्या किया करते थे, जो बाकी उनके बैड कस्टमर हुआ करते थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, ठीक है, बिकॉज इनके चांसेस कम रहते कि ये लोग लोन लौटाएंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि मैं ये नहीं बोल रहा ये लोग लोन नहीं लौटाते, मतलब ये बैंक की थिंकिंग है। ओके, तो ये जो लोन मान लीजिए ये लोग नहीं लौटाएंगे, ऐसी इनकी थिंकिंग है, तो इनको जो 8% पे लोन देना था बिकॉज दे आर बैड कस्टमर, तो ये जो +2% का जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पर कर देंगे, मतलब इनको अब 10% पे लोन मिलेगा। तो इससे क्या होता था, इससे बैंक की ये जो इम्पार्शलिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होता था। ऊपर से ऐसा देखा जाता था कि जो बड़े बड़े चोर रहते थे उनको बेस्ट कस्टमर बता के उनको लोन दे दिया जाता था, और जो अच्छे कस्टमर रहते थे उनके ऊपर ये वेटेज आती थी एक्स्ट्रा 2% की। तो बैंकिंग सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, जो लोन की जो सुविधा बैंक चाहती थी, दैट मीन्स गवर्नमेंट चाहती थी बैंक सबको प्रोवाइड करे, वो नहीं हो पा रहा था। तो अल्टीमेटली बैंक ने प्राइम लेंडिंग रेट को रिप्लेस कर दिया बेस रेट से। ठीक है, अब बेस रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिससे नीचे बैंक्स किसी भी कस्टमर को लैंड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिक्स कर दिया कि भैया एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट रेट इज़ 5.6% ओनली। ठीक है, मान लो ऐसा फिक्स कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये सबके लिए होगा। सेम विल बी फॉर द विजय माल्या, सेम विल बी फॉर अंबानी साहब, सेम विल बी फॉर मी। ठीक है, मेरे लिए भी यही सेम होगा, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी। ठीक है, और ये रेट कैसे डिसाइड होगा, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, ऑपरेशनल कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, नेगेटिव रेट ऑन सीआरआर। अब आप बोलेंगे सर समझाइए, मैं बोलूँगा नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा, बिकॉज कुछ आना ही नहीं इसमें। अगर इसको रटना हो तो रट लो, मत रटना तो मत रटना, कुछ नहीं आने वाला है। बस मैं फैक्टर्स दिखा रहा था। ठीक है, अगर कहीं किसी स्टेट पीसी से पूछना दे तो उनके लिए रट लेना, बाकी यूपीएससी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट तो पता ही है कि कितना डिपॉजिट आ रहा है, उस पर कितना आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, तो उसको पहले देखा जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों को डिपॉजिट, मान लो मैं आपके पास डिपॉजिट करता हूँ, आप बैंक हैं, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि मैं आपको 2% वापस करूँगा, तो 2% मुझे लोन से निकालना है, पहले ये फिक्स कर लिया। मान लो फिर ऑपरेशनल कॉस्ट करने में मुझे 1% की लागत आ गई, तो 1% जॉइन कर लिया। ठीक है, इसके बाद मुझे कुछ प्रॉफिट भी चाहिए, तो मान लो मुझे 2% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने 2% भी जोड़ लिया। इस पर नेगेटिव रेट ऑन सीआर मान लो 1% है, ठीक है, ये भी जोड़ लिया। तो 2 + 3 + 4 5 6, मतलब आपका इंटरेस्ट रेट बन गया 6% का। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता था। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी मैंने एग्जाम्पल से बता दिया। आप बोलोगे सर बताया नहीं आपने। ठीक है, दैट्स वाई हैव टोल्ड यू। तो दिस इज कॉल्ड एज बेस रेट। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन ये थी कि इससे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था। ये तो मैंने आपको बताया कि बाद में बताऊंगा, बट फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ऊपर आरबीआई अपना रेट चेंज कर दी, मान लो उसने पॉलिसी रेट किया 6% से 5%। अब आरबीआई एक्सपेक्ट करती कि भैया मैंने कम किया तो आप भी कम करो, लेकिन बैंक करते नहीं थे। क्यों? बिकॉज ये 5% का इम्पैक्ट ना इस सब में नहीं पड़ता था। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट से इसका कुछ लेना देना नहीं था, ना ही ऑपरेशनल कॉस्ट से, ना ही प्रॉफिट मार्जिन से, ना ही नेगेटिव रेट ऑन सीआर से। ठीक है, अब ऑपरेशनल कॉस्ट देखो। ठीक है, अब अगर आप सोचो कि एक बैंक को ऑपरेशन करने में लग रहे हैं 1,000 करोड़, अब आरबीआई इसको अपने पॉलिसी रेट को कम करे ज़्यादा करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम प्रॉफिट। अगर मैंने सोच लिया कि भाई मुझे 5% प्रॉफिट बनाना ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आरबीआई कितना भी अपना रेट ऊपर नीचे करे। ठीक है, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आरबीआई जो मतलब इसके इसलिए मतलब ये जो बैंक्स हैं आरबीआई की पॉलिसी रेट को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो आरबीआई ने बोला कोई बात नहीं भैया, वी विल चेंज द रेट। और उन्होंने इस बार ऐसे रेट्स लगाए, मतलब जो फैक्टर्स थे ना, जो आपने फैक्टर्स देखे अभी, ऑपरेशनल कॉस्ट और ये सब जो फैक्टर्स थे, ऑपरेशनल कॉस्ट और इसके बाद कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, प्रॉफिट मार्जिन, नेगेटिव रेट ऑन सीआरआर, इन फैक्टर्स को बदल दिया। मतलब एमसीएलआर भी वो रेट है, मतलब जिस रेट से नीचे आरबीआई की दैट मीन्स बैंक्स किसी को लोन नहीं देते थे। फॉर एग्जांपल 6% सबके लिए फिक्स है, भैया आपको भी, मुझे भी, अंबानी साहब को भी, सबको। लेकिन मैंने बताया उसको बदलने का रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि जो फैक्टर्स थे उसके ऊपर आरबीआई की जो पॉलिसी रेट है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा था।
ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी आरबीआई की। वो रीज़न क्या था, फैक्टर्स, ठीक है, बिकॉज उन ये जो फैक्टर्स के ऊपर आरबीआई की पॉलिसी रेट का कोई इंपैक्ट नहीं था, तो आरबीआई ने इन फैक्टर्स को बदल दिया। देखो फैक्टर चेंज है, टर्म पीरियड ऑफ लोन, फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव रेट ऑन सीआर और एप्लीकेशन कॉस्ट, ये दोनों सेम है बट ये दोनों चेंज हो गए, जिसकी वजह से अब थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ने लगा। लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, मतलब जो आरबीआई ने सोचा था वो भी इससे उनको मिला नहीं। और ऊपर से मेनली फ्लोटिंग लोन्स पे, फ्लोटिंग लोन्स मतलब जिनका इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, ठीक है, फिक्स नहीं रहता है, मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा या फिर इन्फ्लेशन के हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा, उसको फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट बोलते हैं। ये अभी नहीं, बैंकिंग में बताऊंगा, ठीक है, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पर बताऊंगा, बस अभी के लिए शांति से समझ लीजिए। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि या तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली या फिर आप कह सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंगली इट विल वेरी, ठीक है, इट विल वेरी। सो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंच मार्क रेट उन्हीं के लिए, मतलब जितने भी फ्लोटिंग रेट वाले जो लोन्स होते हैं, भले वो रिटेल को दिया जाए या पर्सनल दिया जाए, ठीक है, एमएसएमई को दिया जाए, किसी को दिया जाए, लेकिन फ्लोटिंग वाले रेट, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला कि जितने भी आपके फ्लोटिंग वाले लोन्स हैं उनको आप इन चारों में से किसी एक बेंच मार्क रेट से फिक्स कर दो, या तो रेपो रेट से, या 91 डेज ट्रेजरी बिल से, 182 ट्रेजरी बिल से, अदर बेंचमार्क रेट बाय फेबिल। अभी बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज देखना क्या हुआ, देखो यहाँ पर आरबीआई फैक्टर पे फोकस कर रही थी, लेकिन आपके दिमाग में दोनों बार ये आया होगा कि जो आरबीआई का पॉलिसी रेट है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आरबीआई का पॉलिसी रेट उसको रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है, मान लो ई आरबीआई ने 5% किया, ठीक है। अब आरबीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि जैसे ही अगर मैं इसको चेंज करूंगा बैंक भी चेंज कर देंगे, लेकिन बैंक चेंज नहीं कर रहे थे बिकॉज फैक्टर्स थोड़े अलग थे। फिर यहाँ पर आरबीआई ने फैक्टर बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो आरबीआई ने बोला कि भैया अब आप क्या करो, आपके जितने भी लोन्स हैं ना उनको इन चार चीज़ों से किसी एक से फिक्स कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक ने बोला कि भैया चलो हम रेपो रेट से फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, हम रेपो रेट से फिक्स कर लेते हैं। अब आप ये देखो, जब भी आरबीआई रेपो रेट बदलेगी तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, ठीक है, अगर ना फ्लोटिंग रेट के ऊपर है, मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहेंगे ऊपर नीचे। तो उसने बोल दिया कि भैया मैं तो रेपो रेट से करूँगा, किसी ने बोला कि भैया मैं 91 डेज ट्रेजरी बिल से करूँगा, किसी ने बोला 182 डेज ट्रेजरी बिल से करूँगा, किसी ने बोला कि जो फिबिल एक बॉडी है, ठीक है, फिबिल एक बॉडी है जिसको बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा, फिडेल के द्वारा, फिमडा के द्वारा। ये हम कैपिटल मार्केट में पढ़ेंगे इस बॉडी के बारे में डिटेल में, मतलब बस इतना बता दूँ कि फिबिल एक बॉडी है जिसका काम क्या है कि इंटरेस्ट रेट के जो बेंचमार्क होते हैं, कि भैया अगर आप एमएसएमई को लोन दे रहे हो तो आपका इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 6% होना चाहिए। अगर आप अंबानी साहब को लोन दे रहे हो तो उसका इंटरेस्ट रेट आपको सिर्फ 1% रखना है, ठीक है। तो ये सब जो रेट्स हैं इसे बेंचमार्क कहते हैं, बेंचमार्क रेट की, इसको इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, सेक्टर को ज़्यादा नहीं दे सकते, उसको अपन बोलते हैं बेंचमार्क रेट, ठीक है। तो इस रेट्स को डिसाइड कौन करता है, मतलब बनाता कौन है, फिबिल। फिबिल एक बॉडी है जिसको बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, आईबीए के द्वारा, मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन, फिडेल के द्वारा, फिमडा के द्वारा। इन सब के बारे में हम कैपिटल और मनी मार्केट में पढ़ेंगे, और आरबीआई आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो अब बस यहाँ पर क्या किया, आरबीआई ने बोला कि फैक्टर फैक्टर छोड़ो, कुछ जमना ना है नहीं, आप इन चार में से किसी एक को पकड़ लो और उससे लिंक कर दो तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप देखो कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कितना अच्छा होगा, बस यही था, ठीक है। अब आरबीआई ने बोला कि जैसे मान लो कि आपने डिसाइड किया कि जितने भी आपके होम लोन्स हैं, अगर वो मान लो फ्लोटिंग होते, फ्लोटिंग वाले होते, आपको ऑप्शन रहते हैं फिर फ्लोटिंग चूज़ करने का। तो मान लो आपने डिसाइड किया कि होम लोन्स हैं, अब होम लोन्स की कैटेगरी में आपने बोलिए कि भैया रेपो रेट में रखना चाहता हूँ, मतलब जितने भी मेरे होम लोन्स हैं वो रेपो रेट से लिंक्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया। तो अब आरबीआई ने बोला कि भैया आप ये अलग अलग जो रेट्स हैं, मतलब अलग अलग बेंचमार्क हैं, वो अलग अलग कैटेगरी रख सकते हो, मतलब आपको पूरा एक फिक्स नहीं कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने होम लोन्स के लिए रेपो रेट फिक्स कर लिया, अब मान लो आपको देना है पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन के लिए आप फिक्स कर सकते हो 91 डे ट्रेजरी बिल, ठीक। तो आरबीआई ने ऐसे भी बोला, मतलब आप ये अलग अलग सेक्टर के लिए भी फिक्स कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, ठीक है। तो वी आर डन विद एमसीएलआर, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, प्राइम लेंडिंग रेट एंड बेस रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में विथ रेस्ट ऑफ द टॉपिक एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस